अस्सलाम वालेकुम। आज जिस प्रोडक्ट के साथ हम हाज़िर हुए हैं वो 9 किलोवाट टेस्ला एचएलई इन्वर्टर है। हाइब्रिड इन्वर्टर है ये, और 9 किलोवाट का इसमें ये रेटेड आउटपुट है। 12 किलोवाट्स का आप मैक्सिमम पैनल्स कनेक्ट कर सकते हैं इसके साथ। हम इसका रिव्यू कर चुके हैं पहले भी। आज रिव्यू करने का मकसद ये है कि हम कस्टमर से भी फीडबैक लें, कस्टमर का क्या एक्सपीरियंस रहा है, क्या प्रॉब्लम्स फेस करी हैं उन्होंने और क्या उनको बेनिफिट्स दिखे हैं इस टेस्ला एचएलई इन्वर्टर के अंदर एज़ कम्पेयर टू अदर ऑनरेड इन्वर्टर्स। ऑनरेड इन्वर्टर्स में आप जानते हैं कि बहुत सारी वैरायटी अवेलेबल है। चाइनीज़ ब्रांड्स में बहुत ज़्यादा इन्वर्टर्स अवेलेबल हैं पाकिस्तानी मार्केट में। जर्मन इन्वर्टर्स अगर हम बात करें ऑनरेड इन्वर्टर्स की तो उनकी वैरायटी कम अवेलेबल है, बट स्टिल थोड़ी बहुत अवेलेबल है। और हाइब्रिड इन्वर्टर्स की जो वैरायटी पाकिस्तान में अवेलेबल है वो सबसे कम है। एडिशनली हाइब्रिड इन्वर्टर्स की जो कॉस्ट है वो सबसे ज़्यादा होती है। कस्टमर जनरली रिलक्टेंट होते हैं हाइब्रिड इन्वर्टर्स लगवाते हुए। उसमें एक मेजर जो ड्रॉबैक उन्हें फ़ील होता है वो होती है प्राइस, क्योंकि प्राइस एक मेजर कंस्ट्रेंट होती है फॉर एवरी कस्टमर कि वो इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी कर सकता है। प्लस एक और प्रॉब्लम भी फेस करने को आती है पाकिस्तान की हद तक कि हाइब्रिड इन्वर्टर्स की जो वैरायटी है उसकी कमी की वजह से कस्टमर्स जो हैं वो थोड़ा सा हिचकिचाते हैं कि हम व्हाई नॉट गो फॉर एन ऑनरेड इन्वर्टर एज़ कम्पेयर टू हाइब्रिड इन्वर्टर। तो हम रिव्यू करते हैं, रिव्यू स्टार्ट करते हैं। आसिम साहब हमारे पुराने कस्टमर है। अभी हमने कुछ दिन पहले इनका काको 10 किलोवाट ऑनरेड इन्वर्टर मेड इन जर्मनी इंस्टॉल किया था, उसका भी रिव्यू बनाया है। इस हाइब्रिड इन्वर्टर को लगे हुए 1.5 साल हो गए हैं। आसिम साहब से पूछते हैं उन्होंने क्या प्रॉब्लम्स फेस करी हैं और क्या उन्हें बेनिफिट्स फ़ील हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपने मेंशन किया कि तकरीबन पिछले साल जुलाई में ये लगा था, बिल्कुल ठीक है। एज सच ये है कि दिस इज़ एन हाइब्रिड इन्वर्टर, इट इज़ इंस्टॉल्ड विद 4 बैटरीज, सही है। ठीक है ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह डाउन टाइम तो मुझे कोई नहीं आया। बनस्बत ये है कि जैसे होता है कि केसेस के अंदर कि जब लाइट चली जाती है जो प्योरली ऑन ग्रिड सिस्टम है वो बंद हो जाता है, ठीक है ना। फिर यू हैव टू गो फॉर अदर ऑप्शंस लाइक अ जनरेटर और समथिंग लाइक दैट। इसकी खासियत ये है कि ये चूँकि बैटरीज़ के साथ हाइब्रिड है, ऑन ग्रिड हाइब्रिड है, इसलिए मतलब अगर लाइट जाती भी है तो मुझे आज तक नहीं पता लगा। ये अलग बात है कि मतलब इस घर में ऑलरेडी और भी इन्वर्टर लगा हुआ है, जैसे कि काको भी लगा हुआ है, ठीक है ना। उसका काम है सिर्फ बिजली बेचना, इसका भी काम टेक्निकली सिर्फ बिजली बेचना है। लेकिन ये है कि ये हाफ आधे मतलब मेरे घर को ये भी पावर देता है, एज लॉन्ग इसकी लाइट कहीं भी हो तो मतलब वो ज़ाया नहीं करता उस चीज़ को। तो बाकी ये है कि 1.5 साल में मैं अल्हम्दुलिल्लाह आज तक कोई मतलब कोई ड्रॉबैक मुझे तो नहीं नज़र आया। ना ही इसमें कोई ऐसा इशू आया है कि जिसके लिए मुझे आपको कॉल करना पड़ा हो या सर्विस डिपार्टमेंट को कॉल करना पड़ा हो। मतलब दूसरा ये वाईफाई है बिल्ट इन, इसमें वाईफाई डिवाइसेस के साथ लगी हुई है, तो जब भी कोई मसला हो आई कैन सी इट, मतलब ऑन माई ऐप। अगर मैं मुल्क से बाहर भी हूँ तो तब भी मुझे नज़र आ जाता है। तो इसमें 9.5 किलोवाट के पैनल्स लगे हुए हैं। 9.5 या 9.5 किलोवाट्स। तो कितने यूनिट्स प्रोड्यूस कर देता है ये? तकरीबन गर्मियों में करता है ये 45-46 यूनिट्स पर डे। ठीक है, 45 यूनिट्स इन अ डे। हाँ इसका बिल्कुल। मतलब है कि रफली महीने की हम बात करें तो अराउंड 1350 से 1400 हाँ यूनिट तकरीबन, मतलब मिनिमम 1200 तो करता ही करता है। वो तो आपको पता है किसी दिन बादल आ जाए कुछ आ जाए, मिनिमम इसका जो रिकॉर्ड रहा है 1200-1250 मिनिमम है ये। सही है। हाँ तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक 10 किलोवाट का सिस्टम हमें 1300 से 1400 यूनिट देने चाहिए, बिल्कुल, अगर उसकी सफाई भी हो ऑप्टिमल कंडीशंस। ऑप्टिमल कंडीशन। हाँ, ठीक हो गया। अच्छा, तो आपका अभी बिजली का बिल कितना आ रहा है कि इलेक्ट्रिक का जो आपका बिल है वो कितना आ रहा है? पिछले 8 महीने से तो आया ही नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। सही है। उसकी क्या वजह है? यही वजह है कि मतलब मैं जितनी मेरी इस्तेमाल हो रहा है उतना ही मेरा यूज़ हो रहा है, मतलब कि मैं बेच भी रहा हूँ, सही तो है, इसलिए उसको ऑफसेट कर देता है वो। ऑफसेट हो जाता है। हाँ, तो आप बल्कि इस टाइम के इलेक्ट्रिक नीड्स टू पे मी 22,000 रुपये ठीक है। एज ऑफ लास्ट मंथ। ये वो आप बेनिफिट की बात कर रहे हैं जो सर्दियों में आपकी बिल्कुल लास्ट 3 मंथ से जो नवंबर दिसंबर है जो बिल्कुल वो तो टोटली कोई इस्तेमाल ही नहीं हुआ। बेच तो यार है मोर और लेस, मतलब सर्दियों में थोड़ा सा कम, अराउंड आई वुड से 35-36 यूनिट्स बेचता है ये। सही है। हाँ, तो उसके हिसाब से इस्तेमाल इतना है नहीं, इसी से बंद है। ठीक हो गया। तो ये आपने जब इन्वर्टर उस वक्त लिया था आपको कितने का पड़ा था? हम बात कर रहे हैं जून 2021, जुलाई 2021 की हम बात कर रहे हैं। 2,35,000 रुपये का इन्वर्टर था। सही है। तो अब ये बताने का मकसद ये है कि जो आज की प्राइसेस हैं वो इससे मोर देन डबल हो चुकी हैं, मोर देन डबल से भी थोड़ी ऊपर जा चुकी है। उसकी वजह इन्फ्लेशन है, दूसरी मार्केट में अवेलेबिलिटी की भी कमी है। तो कस्टमर, ये जो हम बात बार बार रिपीट करते हैं कि कस्टमर को एज सून एज़ पॉसिबल सिस्टम लगवा लेना चाहिए, जितना जल्दी लगवा ले उतना जल्दी उसको बेनिफिट होता है, क्योंकि चीज़ें उतनी सस्ती होती हैं। इन्फ्लेशन के साथ साथ चीज़ें महंगी होती जाती हैं। इवन दो इन रियल टर्म्स बाकी पूरी दुनिया में चीज़ें अगर सस्ती नहीं हो रही तो वो महंगी भी नहीं हो रही, क्योंकि डॉलर वैल्यू में वो वहीं की वहीं खड़ी हुई है। पर वॉट जो डॉलर वैल्यू है वो बढ़ी नहीं है। बट पाकिस्तान में उसकी जो रेट्स बढ़े हैं उसकी एक ही वजह है कि इन्फ्लेशन हुई है। डॉलर की वैल्यू जो है 110 रुपये से आज 250, 260 जो भी वैल्यू चल रही है, तो इन्फ्लेशन होती है तो चीज़ें महंगी हो जाती हैं। ठीक हो गया। तो आसिम साहब 10 यूनिट 1400 यूनिट ये महीने का बनाता है, तो आपको क्या बेनिफिट देती है के इलेक्ट्रिक? मतलब कितने रेट पे आपसे ख़रीदती है वो?
देखिए 2 टैरिफ आते हैं उसके अंदर, सही। ठीक है ना। एक तो वो है एज इट इज़ उतने की यूनिट ही खरीदती है जितने के मतलब मेरा बिल आ जाता है, ठीक है ना। जैसे अगर फर्स्ट करें मेरे 700 यूनिट हैं तो 700 यूनिट तो वो मुझे 29 रुपये के हिसाब से जिस हिसाब से वो मुझे चार्ज कर रही है वही करती है, ऑफ पीक वाले। अच्छा, जो बाकी रिमेनिंग है उनका कहना ये है कि वो तकरीबन वो 19 रुपये के हिसाब से देते हैं, क्योंकि वो नेशनल ग्रिड को बेच रहे हैं फिर, क्योंकि वो कह रहे हैं जी आपका ये बिल्कुल ही एक्स्ट्रा है, तो वो उसको 19 रुपये के हिसाब से बेचता है। सही है। तो ये सारी कैलकुलेशन करने के बाद भी बिल ज़ीरो हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक हो गया। इसको अगर हम थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करें तो जो आपका नेट मीटरिंग का बिल है उसमें 3 डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं। एक ऑफ पीक यूनिट होता है जो आपको लग के आता है, जिसका मतलब है कि आपने ड्यूरिंग द डे जो उनसे बिजली खरीदी है। वो फ़र्ज़ करें किसी कस्टमर का अगर 22 रुपये लग के आ रहा है तो ग्रिड जब उनसे ख़रीदती है यूनिट तो वो भी 22 रुपये पे ही ख़रीद लेती है। एक दूसरा यूनिट होता है जो ऑन पीक यूनिट होता है, जो होता है पीक टाइम्स का यूनिट, जो होता है शाम 6 से 10 बजे या जो भी टाइम आपकी जो सप्लाई कॉर्पोरेशन है वो सेट करती है। वो टाइम वेरी कर सकता है, उसका रेट ज़्यादा होता है। अमूमी तौर पे अगर नॉर्मल रेट है 22 रुपये तो उसका रेट होता है 28 या 30 रुपये। तो उस रेट पे आपसे बिजली नहीं ख़रीदती ग्रिड, बट उस पर सिर्फ आपको बेचती है। एक तीसरा रेट होता है जब आप ज़्यादा बिजली बेचते हैं। फ़र्ज़ करें आपने 600 यूनिट महीने में ऑफ पीक में कंज्यूम करे, तो आप 600 यूनिट्स जो बेचते हैं ग्रिड को वो तो आपसे वो ट्रेड कर लेती है उसी रेट पे जिस पे आपने उनसे ख़रीदा। बट जो आप 100वां यूनिट उससे ऊपर बेचते हैं, लेट से आप सेल कर रहे हैं 700 यूनिट, तो जो आपने 100 यूनिट्स ऊपर बेचे वो एक्चुअली आपने अपनी कंजम्पशन से ज़्यादा बेच दिए हैं। तो उसका फॉर्मूला इस ग्रिड ने सेट किया हुआ है कि उसका जो रेट है वो 18, 19, 19.5, 20 रुपये का वेरिएबल रेट है, बट उसको NAPP का रेट कहते हैं। वो 19 रुपये के आसपास बैठता है आगे, तो आपको वो 19 रुपये का बेनिफिट देते हैं। नॉनदलेस बेनिफिट होता है वो, अगर नॉर्मल रेट 22 रुपये का है तो ये 19 रुपये का है। थोड़ा सा फ़र्क आया है 4 से 5% का, बट नॉनदलेस बेनिफिट आपको मिलता है। इसके अलावा आप पे जो बिल में ख़र्चा लग के आता है वो टैक्सेस लग के आते हैं। तो अगर आपको अपना बिल ज़ीरो करना है तो आपको डेफिनेट सी बात है कि आपको ज़्यादा यूनिट बिजली ही बेचनी पड़ती है। तो आपकी मंथली कंजम्पशन मेरे ख्याल है रफली 1100 यूनिट थी। 1400 यूनिट से आपने उसको रफली ज़ीरो कर लिया है, मतलब गर्मियों में। बिल्कुल गर्मियों में बिल ज़ीरो हो गया है। प्लस सर्दियों में इन्होंने उन महीनों में ज़्यादा बिजली बेची है, क्योंकि पिछले 3 महीने से आपको पता है 2 महीने से कंजम्पशन बहुत कम हो गई है, क्योंकि एयर कंडीशनिंग सबके ही ऑफ है। तो इन 2 महीने का जो बेनिफिट है वो इस तरह अक्यूमुलेट होता जा रहा है कि बिल में -22,000 -25,000 लग के आ रहा है, जो अगले आने वाले गर्मियों के महीनों में फ़ायदेमंद साबित होगा कि गर्मियों के महीनों में भी बिल नहीं आएगा इंशाल्लाह। आपको पास से इन्वर्टर भी दिखाते हैं। इन्वर्टर के लिए स्पेशली रूम एक सेपरेट बनाया गया था, क्योंकि इन्वर्टर को छत पे रखना था। तो छत में ओपन कंडीशंस में ये नॉन IP65 इन्वर्टर है, ये IP65 नहीं है, इसलिए इसके लिए सेपरेट रूम बनाया गया है ताकि ये बारिश और बाकी हार्श कंडीशन से बचा रहे। तो आपको करीब चल के दिखाते हैं। सेपरेट रूम है, वेंटिलेशन के लिए एग्जॉस्ट फैन लगाया गया है। रूम में डस्ट एक्यूमुलेट हो गई है, सफाई हो सकती है। सफाई होने से जो सिस्टम की परफॉर्मेंस है वो बढ़ जाएगी, बिल्कुल लाजमी सी बात है। आप देख सकते हैं कि DB बॉक्स भी 2 सेपरेट लगाए गए हैं। इन्वर्टर भी आपके सामने है। इन्वर्टर पे काफ़ी डस्ट की एक्यूमुलेशन है, बट इन्वर्टर स्टिल बहुत अच्छी कंडीशन में, फंक्शनल कंडीशन में बिल्कुल है। इसकी सफाई करने का मैकेनिज़्म बहुत आसान सा है। ब्लोअर से लेकर कमरे की सफाई कर दी जा सकती है, जो कि रूटीन में करनी चाहिए। बट क्योंकि ये इन्वायरमेंट छत पे है तो आपको पता है कि छत पे डस्ट ज़्यादा आती है, बट स्टिल नॉनदलेस सिस्टम अपनी फुल परफॉर्मेंस पर माशाल्लाह काम कर रहा है। बैटरीज 4 इसमें टॉल ट्यूबुलर फिनिक्स की बैटरीज हैं TX 1800, जो कि लोड शेडिंग के वक्त कस्टमर को फ़ायदा देती हैं कि लोड शेडिंग के वक्त उनका ब्लैकआउट नहीं होता, उनके लोड को पावर आती रहती है। 9 किलोवाट का टेस्ला HLE इन्वर्टर स्टैंडर्ड 1 ईयर वारंटी के साथ आता है। इसमें 3 MPPT चार्जर्स लगे हुए होते हैं, जिसका मतलब है कि आप इसमें 3 डिफरेंट स्ट्रिंग सोलर पैनल्स की कनेक्ट कर सकते हैं। पर स्ट्रिंग आप 4 किलोवाट्स मैक्सिमम जा सकते हैं, जिसका मतलब है कि आप टोटल 12 किलोवाट के सोलर पैनल्स से कनेक्ट कर सकते हैं। इवन दो इसका रेटेड आउटपुट 9 किलोवाट है। 12 किलोवाट के पैनल्स को जब आप 80% की एफिशिएंसी पे यूज़ करते हैं तो वो आपको मैक्सिमम 9 किलोवाट्स का आउटपुट दे सकते हैं थ्रू यूजिंग सोलर पैनल्स। ये एग्जॉस्ट फ़ैन जो लगा हुआ है, एग्जॉस्ट फ़ैन के थ्रू आप कमरे की वेंटिलेशन करना लाजमी है। जितना आप अच्छे कंडीशन, अच्छी टेम्परेचर में रखेंगे अपने इन्वर्टर को, उतनी उसकी लाइफ बढ़ जाएगी, उसके कंपोनेंट्स के फेलियर के चांसेस कम से कम होंगे। तो ये बात आपने लाजमी इंश्योर करनी है कि आप जिस भी इन्वायरमेंट में लगाएं अपने इन्वर्टर को, वहाँ पर एक तो मौसम, पानी की इनग्रेस ना हो, प्लस टेम्परेचर ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा हो। इवन दो आपका IP65 इन्वर्टर ही क्यों ना हो, बट आपने कोशिश करनी है कि जितना अच्छा टेम्परेचर होगा, जितना नॉर्मल टेम्परेचर होगा, उतना आपको इन्वर्टर की लाइफ ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगी। आसिम साहब, ऑन ग्रिड इन्वर्टर और हाइब्रिड इन्वर्टर में आपको क्या मेजर डिफरेंस फील हुआ? मेजर डिफरेंस ये फील हुआ कि हाइब्रिड इन्वर्टर जो है जिस दिन से लगता है उसी दिन से ऑन हो जाता है, ठीक है ना। उसमें कोई डिले टाइम नहीं है, मीटर का नहीं वेट करना कि इलेक्ट्रिक कब चेंज करेगी, फलाना है ढमाना है, टाइम लगेगा 3 महीने 4 महीने का प्रोसेस। आप उसको बाईपास टेम्परेरी तौर पे आप कर लेते हो जब तक कि आप, ठीक है, आप ग्रिड को नहीं बेच रहे होते, लेकिन एटलीस्ट जो आपका अपना लोड है वो आपने संभाला हुआ होता है, उसके ऊपर आप बचत अपनी डे 1 से कर रहे होते हैं।
अच्छा, आप ये बताएं कि जो आपका HLE इन्वर्टर है इसी पे आपके कनेक्टेड हैं जो वाटर गीज़र्स हैं? हाँ, इसी पे कनेक्टेड है, वाटर गीज़र भी कनेक्टेड है और 2 केसी भी कनेक्टेड हैं इसी के ऊपर। मतलब लोड मैंने कम रखा हुआ है क्योंकि ये 2 इन्वर्टर्स हैं मेरे पास, तो इसलिए मतलब कि इसको मैंने मैक्सिमम मैं चाहता हूँ कि ये बिजली बेचे। सही। तो इसमें जो पर फेज़ है 9 किलोवाट का इन्वर्टर है, 3 फेज़ का इन्वर्टर है, तो पर किलोवाट 3 फेज़ आता है, तो आपके ये दोनों वाटर गीज़र्स को हैंडल कर लेता है। बिल्कुल, बिल्कुल। एक जो है ना मतलब दोनों सेपरेट फेजेस पे हैं क्योंकि मैक्सिमम 3 किलोवाट तक जाते हैं, तो इसलिए हम रिस्क नहीं ले सकते उसके लिए, ठीक है ना? तो हमने वो लोड उसको अकॉर्डिंगली किया हुआ है। ठीक है। क्या देख रहे हैं आसिम साहब आप? मैं एक्चुअली सेटिंग थोड़ी सी चेंज कर रहा था। सही है। पहले मैं बैटरियाँ भी यूटिलाइज़ कर रहा था, पर आजकल क्योंकि सर्दियाँ हैं ठीक है। और साथ ये कि पानी मेरे पास ख़त्म हो गया है एसी का, तो बैटरियों में भी डलता है, तो सही। यूटिलाइज ज़्यादा और इनका लेवल नीचे हो गया, ठीक तो अब मैं फ़िलहाल बैटरीज यूटिलाइज़ नहीं कर रहा। अच्छा अच्छा। तो यहाँ- सफाई जी जी बोलिए। तो यहाँ से मैंने फिर उसको सेटिंग को पहले SBU पे था सही। जो कि सोलर बैटरी यूटिलिटी था, ठीक है। उसको मैंने चेंज करके सोलर यूटिलिटी बैटरी पे कर दिया। ठीक है। तो इस इन्वर्टर पे टच स्क्रीन मौजूद है, बटन्स नहीं है, ये सारे के सारे जी बिल्कुल, कंट्रोल्स बिल्कुल, इसके टच स्क्रीन से ही कंट्रोल होता है। बिल्कुल, बिल्कुल ठीक है। ऊपर हम देख सकते हैं कि इसमें 3 डिफरेंट स्ट्रिंग्स हैं, वो भी दिख रही हैं। लेफ्ट साइड पे ग्रिड का 3 फेज़ का इनपुट भी दिख रहा है, राइट साइड पे 3 फेज़ का आउटपुट भी दिख रहा है, और नीचे में बैटरी का स्टेटस भी दिख रहा है। बिल्कुल, तो इसी टच स्क्रीन पैनल के ऊपर हमें जो भी चीज़ें चाहिए वो सब मौजूद हैं। यही सब मॉनिटर भी कर सकते हैं और कंट्रोल भी कर सकते हैं। बिल्कुल। ठीक है। आपने इसके साथ वाईफाई डिवाइस भी लगाई हुई है ताकि वो ऊपर लगी हुई है, बिल्कुल, ठीक है, और आपने इंटरनेट भी यहाँ पहुँचाया हुआ है बिल्कुल, ताकि ये वाईफाई पे भी दिखता रहे। बिल्कुल। ठीक है। आज की वीडियो में यही था। किसी और अच्छी प्रोडक्ट के साथ आपके साथ फिर हाज़िर होंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।